दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। इसे लेकर आज हम बीजेपी प्रवक्ता शादरा जिले के हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर अब आने वाले जो चुनाव है उससे लेकर रणनीति क्या है आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी परिवर्तन यात्रा दिल्ली में निकालने जा रही है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसे आप चुनावी मैनिफेस्टो कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र को हम संकल्प पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें वो सभी वादे पूरे करने होते हैं और यही मोदी जी की गारंटी है। 2014 का 19 का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा 98% 99% है, जो सभी वादे पूरे हुए हैं। एक दो वादे हैं जो रह गए हैं। अब जैसे कि हमने केंद्र में वादा किया था कि हम दिल्ली में भी रहने वालों को, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ के भी लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम देंगे, परिवार का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने अपने यहाँ वो लागू नहीं होने दिया। सर, आखिर क्या वजह रही कि इतने सालों से बीजेपी दिल्ली में अपना वर्चस्व नहीं बना पाई है। केजरीवाल जी हमसे बढ़िया उन्होंने समझाया दिल्ली की जनता को कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई उन्होंने। एक वो झूठ बोलते हैं कि हम, उनकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ना कोई आंदोलन किया होता है। दूसरा, उन्होंने वो वादे दिल्ली की जनता से किए जो कभी वो पूरे ही नहीं कर सकते थे। पहली बार जब उन्होंने सरकार बनाई तब भी उन्होंने जो वादे किए थे, जब सत्ता में आ गए तो एक मीडिया का साक्षात्कार मैं उनका देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम 30% वादे भी पूरे कर लेते हैं तो वो अपनी सरकार को सफल सरकार मानेंगे। एक चीज़। दूसरा, हर तीनों ही चुनावों में जब जब चुनाव हुए, वो दिल्ली की जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए कि देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं और दिल्ली के लिए वो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 50% प्रचार वो हमारे मोदी जी को लेके जो लोगों के बीच में गए और उन्होंने लोगों को ये समझाने में थोड़ा हमारे से ज़्यादा बेहतर वो हो गए कि मोदी जी देश के लिए बढ़िया हैं, वो दिल्ली के लिए बढ़िया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने ना महात्मा गांधी की सीख मानी, दिल्ली को शराब में डुबो दिया, और ना अन्ना हजारे जी की बात मानी। अन्ना हजारे जी ने जो उनका लोकपाल था वो आज भी पूरा नहीं हुआ। 3 बार सरकार बना ली केजरीवाल ने। झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में पॉल्यूशन ख़त्म कर देंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा दिल्ली को, पानी को, यमुना को हम साफ़ कर देंगे, वहाँ डुबकी लगवाऊंगा आपको, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी माफ़ और बिजली हाफ, ये वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ क्योंकि बिजली के बिल दिल्ली में 3 गुना बढ़ गए हैं, जबकि LED लाइट्स का यूज़ करती है जनता यहाँ। मीटर रेंट बढ़ा दिया, पर किलोवाट रेट बढ़ा दिया। और आपको जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार जो है 49% की भागीदारी है इस प्राइवेट उसमें। इनको जो ये रिटायर्ड होने के बाद जो इनको पैसा दिया जाता है वो भी दिल्ली की जनता से लूट के दिया जा रहा है। काउंटर करने वाली हूँ आपको। सर, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की है अपनी, वहीं कल के सत्र में, विधानसभा जो सत्र हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की है दिल्ली के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति जो भी जिम्मेदारियाँ थी, स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, सड़कें बनवा दी, ये सारी जिम्मेदारी हमने पूरी की। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो जो बीजेपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राज है, तो सुरक्षा व्यवस्था वो बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी सुरक्षा नहीं दे पा रही है दिल्ली की जनता का, इसे क्या कहिएगा। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो विधानसभा में जब कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है, वहाँ का नेता, चाहे वह संसद हो चाहे दिल्ली की विधानसभा हो, उनको इम्यूनिटी मिली होती है कि कुछ भी वो बोलेंगे तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए, तो 10,000 मार्शल स्ट्राइक पे क्यों हैं और वो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? 10,000 बसें नहीं हैं तो 10,000 मार्शल कैसे करेंगे आप? आज दिल्ली को 12,000 ज़्यादा से बसों की ज़रूरत है। 2,000 बसें भी दिल्ली में चल नहीं रही हैं, 700-800 बसें चल रही हैं, बाकी ब्रेकडाउन की वजह से खड़ी हुई हैं डिपो में। 1650 बसें केंद्र ने दी है फेम योजना के तहत। हैवी इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें 1650 बसें इलेक्ट्रिक की दी गई हैं, जिनका ज़ीरो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के ऊपर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यमुना नदी के ऊपर क्या किया? सीवर चौक है, सीवर जाम है। उन्होंने कहा पूरी दिल्ली को वाईफाई और कैमरा से जोड़ देंगे, किया क्या? आप सड़कों की बात कर रहे हो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं कि नहीं टूटी हुई हैं? यहाँ अभी आप जिस रास्ते से आए हो, वहाँ के सीवर के ढक्कन देख लो, हर रोड के सीवर के ढक्कन नीचे बैठे हुए हैं। अब आपने कहा केंद्र भी दिल्ली को संभालती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो कहते हैं कई बार के लाखों रुपए टैक्स के रूप में दिल्ली देती है और वो जनता को वापस नहीं मिलता। दिल्ली में लैंड, DDA, पुलिस और केंद्र संचालित जो अस्पताल हैं बड़े, जैसे एम्स है, राम मनोहर लोहिया, ये सब केंद्र चलाती है। इनका सारा खर्चा केंद्र देती है।
दिल्ली केंद्र ने दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल वे बनाया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। केंद्र का ही योगदान है, केजरीवाल का तो जीरो एफर्ट्स है। 1,000 करोड़ रुपए का सेस लगा हुआ है पॉल्यूशन के नाम पे, वो कहाँ खर्च किए हैं जरा बताएंगे? विधानसभा में डाटा दे दें, रिपोर्ट दे दें, व्हाइट पेपर दे दें कुछ। 10,000 करोड़ रुपए अभी अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आतिशी जी ने मांगे हैं कि दिल्ली में खर्चे के लिए पैसे नहीं है, चुनाव कराने के लिए भी पैसे नहीं है, और वो उन्हीं के वित्त सचिव ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, साइन नहीं किए हैं कि 6 महीने निकल चुके हैं, 2.5 महीने चुनाव में लगेंगे तब कोई काम नहीं हो सकता, तो केवल 2.5-3 महीने के लिए इतनी बड़ी राशि है, बेकार मांग रहे हैं। सर सुरक्षा पे भी उन्होंने काउंटर किया है कि अमित शाह जो है वो केंद्र मंत्री हैं और सुरक्षा व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, और ये जो चुनाव से पहले 2 बार दिल्ली में ब्लास्ट हो चुके हैं, इस पे क्या है? ये केजरीवाल सरकार विफल है ना इस मामले में भी। हम कह रहे हैं ना, वो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सुरक्षा के लिए जितने डार्क स्पॉट हैं, लेकिन वो तो आप पे बीजेपी। लेट मी कंप्लीट, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो भी डार्क स्पॉट हैं उनको हम वहां रोशनी करेंगे, लाइट लगाएंगे, वो नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली को हम सीसीटीवी कैमराज से लैस कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। केंद्र ने क्या किया? केंद्र ने पुलिस के माध्यम से बहुत सारी जगह आप देखोगे, हर थाने में आजकल जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं, और उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एसएचओ साहब के, एसीपी साहब के कमरे में पूरे वहाँ मॉनिटर्स लगे हुए हैं, वो चौक को वहाँ को देख सकते हैं। अभी जो घटना पिछले 1-2 महीने में यहाँ प्रशांत विहार की तरफ हुई, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, क्योंकि केजरीवाल अराजक हैं, और केजरीवाल ने चुनावों में एक जो टेररिस्ट खालिस्तान मूवमेंट को, गुरपंत सिंह पन्नू, जिसने 163 करोड़ रुपए के करीब उनको दिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी और उनका षड्यंत्र है। उन्होंने दिल्ली में माहौल खराब करने के लिए, या कोई मुद्दा उनके पास चुनावों में जाने के लिए नहीं है। अब यह जांच का विषय है, एनआईए जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र आम आदमी पार्टी और जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है उन लोगों का षड्यंत्र है कि केंद्र के ऊपर किसी तरह आरोप लगाने के लिए किसी पार्क में या कहीं पे ब्लास्ट करने की कोशिश की जाए। सर जैसे आपने कहा कि आम आदमी पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में आने के लिए, बीजेपी के पास क्या मुद्दा है चुनाव में आने के लिए? केजरीवाल सरकार की विफलताएं। 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार कहते थे हमारा 70,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 3 बड़े ड्रेनेज यमुना नदी में गिर रहे हैं वो नहीं लगा पाए अब तक। सर अभी आपने कहा कि जो बीजेपी यमुना नदी का जो पानी है वो आम आदमी पार्टी सही नहीं करा पा रही है। सर ये हर बार होता है कि चाहे पॉल्यूशन टॉपिक हो चाहे यमुना नदी का टॉपिक हो, बीजेपी हमेशा आप पे काउंटर करती है और आप हमेशा केंद्र सरकार पे काउंटर करती है। सर तो आप जब इस बार चुनाव में आ रहे हैं तो क्या अगर आपकी आप सत्ता पे आते हो आप लोग, तो क्या यमुना नदी के लिए या फिर यहाँ के पॉल्यूशन के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने कि जनता को क्या देंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट एब्सोल्यूट है, मोदी जी की गारंटी है, और हमारा भी निश्चय है कि यमुना माँ साफ हो। यमुना माँ के ऊपर जो 3 बड़े ड्रेन डल रहे हैं वो डायरेक्ट जा रहे हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो और फिर वो पानी वहाँ जाए। दूसरी ओर आपने देखा होगा अभी निज़ामुद्दीन से आगे जब जाओगे आप तो लेफ्ट हैंड पे डीडीए ने बंसेरा पार्क डेवलप किया है। वहाँ कूड़े का ढेर था पहले, वहाँ ढलाव, वहाँ पूरी दिल्ली का कूड़ा गिरता था, आज वो साफ हो गई सारी जगह। ये पॉल्यूशन को ख़त्म करने में सबसे बड़ी वो है। कूड़ा क्या करेगा? उन्होंने कहा दिल्ली में नगर निगम हमें दे दो, अरविंद केजरीवाल जी ने किया क्या? उन्होंने 2.5 साल होने को आ गए, कूड़े के पहाड़ एज इट इज़ हैं। क्या हर चीज़ केंद्रीय करेगी? अगर केंद्र करेगी तो हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार को वोट दे, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाए और हम ये काम करेंगे। झुग्गी वालों को वो पक्का झुग्गी का घर दे रहे थे, क्यों नहीं दे पाए अब तक? उनके पास तो डीटीसी की बसों को खड़ा करने के लिए जो डिपों का डेवलपमेंट होना था वो ही नहीं कर पाए। वो स्कूलों में 30% स्कूलों में कॉमर्स और साइंस नहीं है, 35% विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स का अभाव है। लाखों लाख बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, तो वो पत्राचार के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में पढ़ने को मजबूर हैं। तब जाके जब उनको लगता है जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका पत्राचार से फॉर्म फिल करा देते हैं। पत्राचार का रिजल्ट दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें काउंट नहीं होता, तो इसलिए उनका एक रिजल्ट वो अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये षड्यंत्र है सारा। जब दिल्ली की जनता कोरोना से पीड़ित थी, जब जीवन और मरण का प्रश्न था, इन्होंने झूठे वादे किए कि हमारे पास 10,000 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तो पता लगा 2,200 भी नहीं है। फिर इन्होंने जजेस को भी प्रलोभन देने का काम किया, जितने 5 स्टार होटल थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जितने लॉयर्स और जजेस आएंगे कोरोना के पेशेंट तो उनको 5 स्टार सुविधा वो मिलेगी। जजेस ने नकार दिया। तब इन्होंने शराब नीति लाए थे
इन्होंने ठेके खोलने का काम किया था। सारी मीडिया ने दिखाया था कि ठेकों पे 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जबकि कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था। तो ये इतनी गैर जिम्मेवार सरकार है। दिल्ली की जनता जानती है, जो अरविंद केजरीवाल का ग्राफ शुरू में हुआ करता था, जो वो ईमानदार होने का ढोंग अपना रचाते थे, आज वो खत्म हो गया है। आज उनकी छवि धूमिल हो चुकी है, इसलिए वो षड्यंत्र करके ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें केंद्र को घेरा जाए। सर इवन बीजेपी पर हर बार आरोप लगता है कि ये लोग धर्म के आड़ पे चुनाव लड़ते हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब नरेंद्र भाई मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले गुजरात में हर रोज दंगा होता था, और जब से आज तक वहां गुजरात में दंगा नहीं हो रहा। समाजवादी की पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा दंगे हुए, और जब से योगी जी की सरकार आई कोई दंगे नहीं हुए। मध्य प्रदेश में जहां भी छिटपुट घटनाएं दंगों की हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वहां भी दंगे नहीं हुए। हरियाणा का उदाहरण देखो आप, जहां जहां बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल है, दंगा मुक्त प्रशासन, गुड गवर्नेंस, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। 70 की 70 सीटों पे दिल्ली की जनता इनके विधायकों को ढूंढ रही है कि जो वादे इन्होंने किए थे, जो एफिडेविट इन्होंने जमा कराए थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये 2 रूम। अच्छा, जब इन्होंने आंदोलन करा तब ये सुंदर नगर की झुग्गियों में रहते थे, फिर 65 करोड़ का घर बना लिया। आज मुझे एक भी आप इनकम टैक्स कमिश्नर बता दो जिससे मिलना आसान हो। ये तो टूटी हुई चप्पल पहन के वैगन आर में घूम के इन्होंने परिस्थिति का निर्माण किया, एक लोगों को धोखा दिया, भ्रम जाल में डाला। लेकिन जब जब इनके खिलाफ जांच हुई तो हर आदमी इनका भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, जेल गया। लेकिन इस बार तो उन्होंने ये बोला है कि जब तक जनता मुझे अपने सीएम के पद पे नहीं बैठाएगी तब तक मैं नहीं बैठूंगा। इसे करके जनता अपने आप को जनता की अदालत में कर दिया। इस पे क्या है? जनता की अदालत तो उन्हें ठुकरा रही है ना। वो तो प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, जनता की अदालत उन्हें ठुकरा रही है। चलो मैं कहता हूं वो पंजाब में जीते, अब लोकसभा कितनी जीते हैं पंजाब में? 30% रह गए वहां। आज वो दिल्ली की जनता पर कह रहे हैं, लेकिन अभी कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि जब तक ये भ्रष्टाचार के केसेस आप पे हैं, आप ऑफिस ही नहीं जाते। सीएम बनने की तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए तो इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि आप कन्विक्ट हो इस केस में। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस आपके खिलाफ हैं, उसमें आप दोषी साबित हो रहे हो। मनी की ट्रेल पकड़ी गई है, पैसे का लेन देन पकड़ा गया है। जो पैसा आपने भ्रष्टाचार से अर्जित किया उसे गोवा और पंजाब के चुनाव में आपने इस्तेमाल किया है। अभी भी जांच चल रही है कि गुरपंत सिंह पन्नू ने, उन्होंने तो खुद स्टेटमेंट दिया है कि खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, पंजाब को देश से अलग करने के लिए 163 करोड़ रुपए हमने इनको दिए हैं। हमने इनके चुनाव में पंजाब में काम किया है, हमने इनको दिल्ली में सत्ता में आने के लिए काम किया है, और ये खुद कहते हैं मैं अराजक हूं। कुछ चीजें जनता को जरूर इन्हें अच्छी लगी और जनता ने भ्रमित होकर इनको वोट दे दिया। इन्होंने कहा था हम 2 कमरों का मकान लेंगे, इन्होंने 65 करोड़ का कोठी बनाई। अब उसमें से वो भी ले गए उखाड़ के। कबोर्ड जो था कितना लाखों रुपए का था, उसे कहते हैं हमारा निजी था। तो निजी किसने दिया? कौन से शराब माफिया ने दिया? अगर अखिलेश यादव टूटियां उखाड़ के ले गए थे अपनी सरकारी कोठी से, तो ये तो कबर्ड से ले गए बहुत सारे। वो भी और वीडियो सामने आएंगे। मूल मुद्दा क्या है? इन्होंने कहा था कि मैं ईमानदार आदमी हूं। देश के जितने ईमानदार आदमी, भ्रष्ट आदमियों पे इन्होंने आरोप लगाया। इन्होंने गडकरी जी पे आरोप लगाया, इन्होंने श्रद्धेय अरुण जेटली जी पे लगाया, और तो और छोड़िए कपिल सिब्बल जी उनके बेटे पे लगाया। एक पंजाब के मजीठिया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया पे आरोप लगाया कि ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व है। उसको लिखित माफी मांगी है इन सबको। मैं इनको पूछता हूं, ये और इनकी बीवी दोनों IRS ऑफिसर थे, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी। पूरे अपने टेन्योर में ये एक अफसर बताएं जो इनकम टैक्स में कहते थे मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था। पहले तो मैं समझना चाहता हूं इनकम टैक्स कमिश्नर करोड़ों रुपए कमाता कहां से, और कमाता है और तुम्हें पता था तो एक अधिकारी बताओ, एक अधिकारी इनके जितना इन्होंने जॉब की, कोई एक अधिकारी तुमने पकड़ा हो करोड़ों रुपए कमाता हुआ, उसके खिलाफ CBI जांच कराई हो, पुलिस में जांच कराई हो, उसे जेल भेजने का काम किया हो। समान अधिकार सबको दें। अगर ये मदरसों में और मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं तो ये हमारे ग्रंथियों को भी दें, या हमारे मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को भी दें, और जो चर्चेज में फादर काम कर रहे हैं उनको भी दें। अगर एक सुविधा मस्जिदों के इमाम के लिए है तो वो बाकी सबके लिए भी हो। हमारा केवल इतना कहना है। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए जो फ्री सेवा कर रही है, तो क्या बीजेपी अगर अपने सत्ता पे आती है तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ फ्री सेवाएं करने वाली है, या फिर जो आम आदमी पार्टी फ्री सेवाएं दे रही है उसे भी हटा देंगी? परमादरणीय मोदी जी ने हमें एक चीज सिखाई है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, देवता भी वहीं वास करते हैं। आदरणीय मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करें। पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष में, देश भर में संगठन जो बना हुआ है, वहां 33% का आरक्षण हमने संगठन में दिया हुआ है। कुछ केसेस महिलाओं के खिलाफ बढ़े हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो शुरू में लिव इन के ऊपर रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। कोई कमिटमेंट थी, वो 3 साल रहे, बाद में कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो वो रेप केस में लग गया। कानून, आदर्श कानून क्या है कि समय समय पे परिवर्तन करता है और वो चीजें बनती हैं, वो न्यायालय का काम है। आप मुझे वो केस बताओ कि दिल्ली सरकार ने या भाजपा की कोई सरकार ने या केंद्र सरकार ने कभी किसी महिला के साथ कोई शोषण हुआ हो? सर इसमें मैं आपको काउंटर करती हूँ। आपने कहा कि जो भी सीएम है, जो भी महिलाएं हैं, जो राजनीतिक पार्टियां में, उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो पुलिस उसी समय एक्शन लेती है। लेकिन एक आम आदमी के तौर पे मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं सेफ हूँ दिल्ली में कहीं घूमने के लिए या देश के किसी भी कोने में? क्योंकि हर रोज़ अगर दिल्ली के अस्पताल में, कोलकाता के अस्पताल में महिलाओं के साथ ऐसी कोई घटना हो, जब भी कोलकाता रेप के जो सामने आता कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो महिलाएं कहाँ सेफ है सर? यही तो हमारा कहना है। अब ये जो आप प्रश्न हमारे पे लगा रहे हो, ये सब विपक्षी सरकार का प्रश्न है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की दावेदार हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और नंबर 1 नंबर 2 कांग्रेस की नेता हैं। अगर पश्चिम बंगाल में किसी बहन के साथ कुछ हुआ तो ये लोग पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? सर सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है सर। पहले दिन अगर कोई पहुंचा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा, मैं आपको काउंटर करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचा, उसके लिए आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के अंतर्गत आती थी, उस पर कार्रवाई हुई और उस पर उन्हीं की पार्टी के लोगों के जुड़े हुए संकेत मिले। बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट कर रही है। जजेस के पास भी अगर ये न्यायालय में केस गया तो उन्होंने कहा अगर पुलिस पे हमें विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई वहां पहुंचती है और कुछ कैमरे, सीसीटीवी कैमरे के आप टेम्पर कर देते हो या उनकी फुटेज उड़ा देते हो तो न्याय करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन न्याय हर एक को मिलेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। क्या दिल्ली में अगर बीजेपी आती है तो यही सुरक्षा दिल्ली की माँ, बहन, बेटियों को मिलेगी बीजेपी की तरफ से? बहनों के लिए जो 33% का आरक्षण लागू हुआ है, हमने लोकसभा चुनाव में 7 में से 2 बहनें हमारी लड़ी हैं, कमलजीत सहरावत जी और बांसुरी स्वराज जी। दिल्ली की विधानसभा में भी हमारी कोशिश ये रहेगी, जो बहनें अपनी लीडरशिप जहां पर डेवलप करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को उनमें पोटेंशियल दिखेगा, उनको जरूर टिकट मिलेगी। दिल्ली में आज भी एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां पे कार्रवाई नहीं होती महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, तुरंत कार्रवाई होती है। बहुत सारे केसेस में परिवार के लोग जुड़े हुए होते हैं, पति जुड़े हुए होते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज हो रहे हैं। कई जगह आप जब डाटा ज़्यादा निकालते हो कि भाई महिलाओं के खिलाफ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, क्राइम पहले भी था, पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब स्ट्रिक्ट एक्शन है, एसएचओ सस्पेंड हो जाएगा अगर कार्रवाई नहीं करेगा, एफआईआर दर्ज नहीं करेगा प्राथमिकी। दिल्ली में बहुत सारी जगह पिंक थाने बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं। दिल्ली में आज हर पुलिस स्टेशन में महिला अफसर हैं, अगर कोई महिला से कंसर्न काम है वो महिला अफसर से बात कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर बच्चों के साथ कोई केस होता है, सख्त कानून के साथ साथ वहां पर भी उनके लिए रूम है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी वहां हर थाने में एक रूम का निर्माण कर दिया गया है। ये चीजें तो हो रही हैं, अब बीजेपी ये हो चुकी हैं, तो बीजेपी क्या करेगी? पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। बीजेपी जो केजरीवाल अपने वादे में विफल रहे, केंद्र सरकार पुलिस के माध्यम से हर थाने में कुछ नहीं तो 400-400, 500 कैमरे लग चुके हैं। और जिसको आपने देखना है, आप जाओ ना किसी भी थाने, वहां देखो कैमरास काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एसएचओ के कमरे में आप सीधा जाओ, वहां देखो मॉनिटर स्क्रीन काम कर रही है नहीं कर रही, और उसे बोलो कौन कौन से यहाँ स्पॉट ऐसे हैं जो गड़बड़ वाले हैं, वो हमें दिखाओ, वो लाइव चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपकी पुलिसिंग है कि नहीं, पेट्रोलिंग है कि नहीं है। सारे काम हो रहे हैं और इसका खर्चा सारा केंद्र वहन करती है। ये जो अलग से लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो सालाना पड़ता है, इसका सारा खर्चा, एम्स में जो इलाज हो रहा है उसका पैसा केंद्र दे रही है। केंद्र शासित जितने अस्पताल दिल्ली में काम कर रहे हैं उसका पैसा केंद्र दे रही है। कोरोना में जितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र ने खड़ा किया वो केंद्र का खर्चा था, केंद्र ने दिया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने तो कहा था। आप एक बात भूल गए, कोरोना काल में जो करोड़ों लाखों रुपए की दवाई बाहर से एक्सपोर्ट होनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और एक आपने कोवैक्सीन फिल्म आई थी, देखी थी, उसमें महिलाओं का 50% से ज़्यादा रोल था। मैं उन बहनों को, माताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा छोड़ के उस समय पे वो दवाई बनाने में, रिसर्च करने में मदद की, और मदद ही नहीं की, देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिना क्योस के वो दवाई लगी। और जो विपक्ष के लोग, अरविंद केजरीवाल हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, इंडिया अलायंस के लोग हों, जो कहते थे हम ये दवाई नहीं लेंगे, दवाई मत लो, क्योस फैलाने का काम किया, उन्होंने भी वो दवाइयाँ ली और आज वो सुरक्षित है।
अगर देश को दवाई देने का काम किया तो ये नरेंद्र भाई मोदी की दूरदर्शिता थी, उनका संकल्प था। 24 घंटे काम करते थे। पार्लियामेंट का संसद बनने का काम रुका नहीं, कोरोना काल में भी काम होता रहा। भारत मंडपम, यशोभूमि, ये सुविधाएं सारी दिल्ली की जनता लेगी। इंडिया गेट के पास जितने नीचे अंडर टनल बने हैं ये केंद्र ने खर्च किया है। आज भी अगर जो स्मॉग टावर लग रहे हैं वो केंद्र खर्च कर रहा है। अगर किसी को 2 लाख रुपए तक का किसी काम करने वाले को, किसी विश्वकर्मा योजना के तहत मजदूर को अगर सुरक्षा देने का, इंश्योरेंस देने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। किसी भी व्यक्ति को एनरोल उसे कराना पड़ेगा। और छोड़ो, आप कोरोना काल में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे मैं 100 रुपये ऊपर से भेजता हूं, 15 रुपये नहीं पहुंचते नीचे, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चले जाते हैं। अरे कैसा लीडर है हमारा। हमें तो गर्व होता है अपनी पार्टी पे कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच से डिजिटल इंडिया करा। पहले करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगा के पूरे इंडिया को डिजिटल करा। डिजिटल कराने के बाद पूरा अपना प्रशासन लगा के जीरो फ्री में अकाउंट खोले। अकाउंट खोलने के बाद जो कोरोना में आदमी कहीं बाहर नहीं निकल सकता था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जो किसानों को राशि देनी थी या किसी व्यक्ति को राशि देनी थी, पूरा का पूरा पैसा जो केंद्र से चला उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता था। बिचौलिया खत्म कर दिए बीच में से। एक ऐसा महान काम करने वाले व्यक्ति को आप कभी गाली दो, कभी उसे मौत का सौदागर कहो, क्या क्या गालियों से उन्हें नहीं नवाजा, लेकिन हर गाली को उन्होंने प्रणाम और स्वीकार करते हुए आज विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो अगर मोदी जी कहीं जाएं तो वो बाहर एयरपोर्ट पे खड़ा होकर उनका प्रेसिडेंट वहां वेट ना करे उनकी। एक आखिरी सवाल मैं इनसे पूछूंगी कि बीजेपी जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, भारत को लेके, चाहे देश की वृद्धि को लेके चीज़ें बताते हैं, वहीं अगर राहुल गांधी भी गए हुए थे और उन्होंने जो चीज़ें बोली थी भारत के खिलाफ, उस पर आपका क्या राय है? अब उसके लिए भारत का होना पड़ेगा ना। पहले विदेशी मूल के लोगों का तो हम विरोधी इसलिए कर रहे हैं। अगर आप देखो, हर एक का आप जो पैतृक आपका परिवार है, जो आपका गांव है, जो घर है, आप वहाँ से जुड़े हो। आप ये देश की जो संस्कृति 10-15 हज़ार साल पुरानी हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता, पहचान जो है ना, हम इससे मूल से जुड़े हुए हैं। हम रामायण और महाभारत और गीता के ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। ये देश संविधान से चलने वाला देश है। इसलिए विपक्ष को मैं ये सलाह देता हूं कि जब भी बाहर जाएं तो देश के हित की बात करें, दूसरे के लोगों का मोहरा ना बने एक सस्ती राजनीति करने के लिए और अपने आप को लॉन्च करने के लिए। राहुल जी तो लॉन्चिंग उनकी फेल हो गई, केजरीवाल की फेल हो गई। मोदी जी अगर विश्व में जाते हैं तो भारत की संस्कृति, सभ्यता और पहचान लेके जाते हैं, और आज विश्व उस संस्कृति और सभ्यता का अनुसरण कर रहा है। आपने बहुत सारे अरब देश देखे हैं जहां आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो बांग्लादेश में टूट रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब किसी देश में हम जाके जो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमारा बड़ा प्रयास है कि भाई मोदी जी अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करा और हमारा हिंदुओं को हमने आह्वान किया, उनकी भी मजबूरी है, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो एकदम वहाँ से छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन हमने अपने नियम कायदे कानून ईजी रखकर, और केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए भी है, माइनॉरिटीज़ में जो भी आजू बाजू के 5-6 देश में प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी जीवन को संकट है, वो आ सकते हैं भारत। सर एक बात बताओ, अगर आपने जैसे कहा कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से हिंदू और क्रिश्चियन आ सकते हैं, जो वहाँ पे कम आबादी वाले लोग हैं, आप रखोगे कहाँ? यहाँ तो लोग खुद झुग्गियों में रह रहे हैं। दिल्ली के दया बस्ती में गई थी 2-3 दिन पहले, वहाँ मैंने विजिट किया, वहाँ की सुविधाएं तो है नहीं, आप उन्हें कहाँ रखोगे? मैं बताता हूँ कहाँ रखेंगे। जब एक भ्रष्ट आदमी सुंदरनगर की झुग्गी से छोड़ के और 5 कोठियाँ तोड़ के 65 करोड़ के शीश महल बनाएगा ना, उसको वापस झुग्गी में लाएंगे और वो जो जगह है वो हम उन लोगों को देंगे। तो फिर तो दया बस्ती 140 करोड़ का जो अधिकार है, जो समान अवसर सबको मिलने चाहिए, वही हर हिंदू को मिलेंगे। इस देश का विभाजन 1947 में हुआ था, और उस 1947 में जो बात रखी गई थी वो यही रखी गई थी कि धर्म के आधार पे विभाजन हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ऐसा उस समय के नेताओं ने किया था। लेकिन आज आप कह रहे हो हम वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति पर चलते हैं। हमारा मातृत्व संगठन RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो ये कहता है पूरा विश्व एक परिवार है, विश्व में रहने वाला प्रत्येक आदमी हमारा भाई बहन है। हमको हमारे धर्म के साथ साथ उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए, और वही उनके धर्म को भी हमारा सम्मान करना चाहिए। वही मैं भारत के 140 करोड़ लोगों से भी बात करता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हमें बोलने की आज़ादी है, और उसमें भारतवर्ष के खिलाफ बोलते हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हैं, चाहे अलगाववादी लोग हैं। संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है, रेस्ट्रिक्ट, राष्ट्र विरोधी गतिविधि की आज़ादी, एंटी नेशनल एलिमेंट बनने की आपको आज़ादी नहीं देता। लेकिन संविधान
आपको अधिकार और आज़ादी के साथ साथ दायित्व भी देता है। आपके राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं संविधान में। आप राष्ट्रभक्त रहोगे, आप देश की तरक्की में काम करोगे, आप हर धर्म का सम्मान करोगे, आप भाईचारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखोगे, आप जो जीविका अर्जित करते हो उसके में से कुछ हिस्सा राष्ट्र के निर्माण में दोगे। ये बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं। जो अपनी आज़ादी की बात करते हैं वो ड्यूटीज़ भी पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस बार उतरने वाली है और शायद इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही अपना वर्चस्व लाएगी। देखिए, बहुत सारे अब तो जो चैनल सर्वे कर रहे हैं वो 45, 46, 47 सीट हमें दे रहे हैं। मुझे लगता है हम 50 पार कर जाएंगे। सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 10 साल की हिस्ट्री निकालूं तो 2015 में 3, 2020 में 8, अब आप सीधे बोल रहे हैं 50। रणनीति मजबूत है इस बार की। भाजपा मजबूत है और भाजपा राष्ट्रभक्त है। हमारे नेता ईमानदार हैं, हमारे नेता राष्ट्रभक्त हैं। आज जो पूरा विश्व मंदी की दौर से गुजर रहा है, आज भी हम 6%, अभी जो याला क्वार्टर है 6% पे आ गया, नहीं तो 8 से 9% की जीडीपी की तरक्की हम कर रहे थे। हमारा जो जीडीपी था वो 9% के करीब टच कर रहे हैं। हम अगले 2 वर्षों में 10% से ज़्यादा चले जाएंगे। सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी के राज में है जो 11वें से हम 5वें नंबर पे आ गए। आज मेरे से मत कहो, आप कहीं जाओ, किसी देश में जाओ, आज हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए ललायत रहता है, भारत से अपने संबंध बढ़िया करने के लिए ललायत रहता है। और आज विश्व में अगर कोई डायरेक्ट जाके रूस या रशिया से, सोवियत यूनियन से बात कर सकता है, पुतिन से, और साथ में जिस देश से वो युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकता है, तो वो एक नेता विश्व में है, वो नरेंद्र भाई मोदी है। तब तो ये दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि इस बार बीजेपी 50 सीट पार करती है या फिर इस बार भी आम आदमी पार्टी ही लाती है। तो देखो, जनता के हाथ में है, जनता ही तय करेगी। लेकिन इनकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी बहुत मजबूत रणनीति के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। अब देखेंगे जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। शुक्रिया।